विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग। आज का जो चैप्टर था वो प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं यानी नेचुरल हैजार्ड और कैलेमिटीज के अंतर्गत भूस्खलन। आज का टॉपिक क्या है? लैंडस्लाइड्स। तो भाई अब देखा तो कई बार होगा आपने, लेकिन नंबर देखने से नहीं मिलते हैं, है ना। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने अपने जीवन काल में कितने भूस्खलन देखे और उस हिसाब से नंबर पड़ जाए। एक्सप्लेन करना, लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो भूस्खलन क्या है कि सामूहिक स्थानांतरण का एक प्रक्रम है जिसमें शैलें और शैलचूर्ण गुरुत्व के कारण ढालों पर से नीचे की ओर खिसकते हैं। यह है डेफिनेशन कि आप भूस्खलन से क्या, इवन निबंध भी लिख रहे होंगे तो भी आपको ये शब्द, ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। भूस्खलन सामूहिक स्थानांतरण का एक प्रक्रम है जिसमें शैलें और शैलचूर्ण गुरुत्व के कारण ढालों पर से नीचे की ओर खिसकते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का पालन करते हुए। इसमें कभी कभी जल भी उपस्थित रहता है। ढालों पर सड़क निर्माण, नहरें, खदान व उत्खनन, अतिचारण, निर्वनीकरण, अवैज्ञानिक कृषि आदि कार्यों से भूस्खलन होते हैं। भारी वर्षा, भूकंप और निर्वनीकरण से भूस्खलन की क्रिया त्वरित होती है। केरला में देखा होगा आपने, पूरा गांव, पूरा एक क्षेत्र जो है वो पूरा क्या हो गया, भूस्खलन की चपेट में आ गया। उत्तराखंड में देखा, सुना होगा आपने, इस बार तिनगढ़ भूस्खलन हुआ। तिनगढ़ ये उधर पड़ता है, कहाँ, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ, बूढ़ा केदार से आगे तिनगढ़ में आया भूस्खलन, उसके बाद दूसरे गांव में आया, है ना। तो पदार्थ एवं उसके स्थानांतरण के आधार पर भूस्खलन अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें शैल व मृदा अवपतन, दूसरा होता सर्पण स्लाइड्स, तीसरा होता प्रवाह यानी फ्लो। ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पदार्थ एवं उनके स्थानांतरण के आधार पर भूस्खलन अनेक प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार मैंने बता दिया, शैल या मृदा अवपतन। जब बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे गिरती हैं, जब क्या होता है, जैसे केदारनाथ में देखा होगा इस बार आपने, पूरे रास्ते में क्या हुआ, पत्थर, इतने बड़े पत्थर भाई, उनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि पत्थर हैं, क्या है, ठीक है। ऐसे दूसरा हो गया सर्पण यानी स्लाइड्स, और तीसरा हो गया फ्लो। ये उल्लेखनीय है। भूविज्ञान, भू आकृतिक कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण, मानव क्रियाकलापों के आधार पर भारत को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र, ज्यादा सुभेद्यता कहां पर है, ज्यादा अस्थिर हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएं, अंडमान और निकोबार, पश्चिमी घाट, नीलगिरी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, भूकंप प्रभावी क्षेत्र और अत्यधिक मानव क्रियाकलाप वाले क्षेत्र, जिसमें सड़क और बांध निर्माण इत्यादि आते हैं। ये क्या होते हैं, अत्यधिक भूस्खलन सुभेद्यता वाले क्षेत्रों में रखे जाते हैं। अस्थिर हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएं, अंडमान, दूसरा है अंडमान निकोबार, तीसरा है पश्चिमी घाट और नीलगिरी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, चौथा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पांचवा है भूकंप प्रभावी क्षेत्र और छठा है अत्यधिक मानव क्रियाकलापों वाले क्षेत्र। वो दिख रहा है उधर, वहां भूस्खलन होगा, देखना आने वाले समय में। जिस हिसाब से मनुष्य क्या कर रहा है, निर्माण कार्य कर रहा है, जेसीबी दिन रात काम कर रही है, पूरा वेजिटेशन, पूरा वनों का क्या कर दिया गया, नाश कर दिया गया है। और चूने का पहाड़ है वो, किस चीज का, चूना है उस पहाड़ में। बड़ी मुश्किल से तो वनस्पतियों ने उसको क्या कर रखा था, जकड़ रखा था। आपने क्या कर दिया उसमें, फिर मानवीय क्रियाकलाप, बड़े बड़े आप होटल्स खोलेंगे, बड़े बड़े क्या करेंगे, रेस्टोरेंट बनाएंगे, आवत जावत बढ़ेगी, लोग आएंगे, उनका जो ह्यूमन वेस्ट है, उस पानी वानी जो भी है वो कौन, चट्टाने पिएंगी, तो क्या होना है उसके बाद, उसके बाद ये होना है कि वो सब नीचे आना है, क्या आना है, ठीक है भाई। उसके बाद दूसरा हो गया अधिक सुभेद्यता वाला क्षेत्र। अधिक भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्र में भी अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्रों में से मिलती जुलती परिस्थितियां हैं। दोनों में अंतर यह है कि भूस्खलन को नियंत्रित करने वाले कारकों के संयोजन, गहनता और बारंबारता का हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य और उत्तर पूर्वी भाग असम को छोड़कर इस क्षेत्र में शामिल है। इसमें अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र, एक तो हो गया अत्यधिक, एक हो गया अधिक।
और अब है इसके बाद मध्यम और कम सुविधता क्षेत्र। पार हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्पीति, अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाला क्षेत्र, पश्चिमी व पूर्वी घाट के व दक्कन पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र ऐसे इलाके हैं जहां कभी कभी भूस्खलन होता है। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और केरल में खदानों और भूमि धंसने से भूस्खलन होता रहता है। अन्य क्षेत्र क्या हैं? भारत के अन्य क्षेत्र विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जिलों को छोड़कर, असम, कार्बी ऑनलोंग को छोड़कर, कार्बी ऑनलोंग को छोड़कर और दक्षिणी प्रांतों के तटीय क्षेत्र भूस्खलन मुक्त हैं, वहां भूस्खलन नहीं होता है। भूस्खलनों के परिणाम एवं निवारण। भूस्खलनों का प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में पाया जाता है तथा स्थानीय होता है, परंतु सड़क मार्ग के अवरोध, रेल पटरियों के टूटने, जलवाहिकाओं में चट्टान गिरने से पैदा हुई रुकावटों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भूस्खलन की वजह से हुए नदी रास्तों में बदलाव बाढ़ ला सकते हैं, जान माल का नुकसान हो सकता है। इससे इन क्षेत्रों में आवागमन मुश्किल हो जाता है और विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। भूस्खलन से निपटने के उपाय अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होने चाहिए। अधिक भूस्खलन संभावी क्षेत्रों में सड़क और बड़े बांधों जैसे निर्माण कार्य तथा विकास कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिए। इन क्षेत्रों में कृषि नदी घाटी तथा कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए। मतलब कृषि जो है वो नदी घाटी तथा कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए और बड़ी विकास परियोजनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। सकारात्मक कार्य जैसे वृहद स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा, जल बहाव को कम करने के लिए बांध का निर्माण भूस्खलन के उपाय के पूरक है। स्थानांतरित कृषि वाले उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। कुल मिला के बोल रहा है कि भूस्खलन को कैसे रोकोगे, तो सबसे पहले तो वनों को लगाइए। क्या लगाइए? क्योंकि वनों की जो जड़ें होती हैं या वनस्पतियों की जो जड़ें होती हैं वो बांध कर रखती है किसको? मिट्टी को, है ना। दूसरा बोल रहा है बड़े बड़े बांध मत बनाओ भाई, टीरी बांध जैसे बांध। ठीक है, आप ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए बांध बनाने जरूरी है, सदावाहिनी नदियों पे ही बनेंगे बांध, लेकिन इतने बड़े मत बनाओ कि दिक्कत हो जाए। तो आपको पता होगा टिहरी झील के अगल बगल के कई गांव क्या भूस्खलन प्रभावित हो गए हैं, वो चिनाली सौड़ तक के जो गांव हैं, क्योंकि वो पानी पीछे तक है ना। तो पानी भाई बढ़ेगा ऊपर, तो जहां पानी था ही नहीं वहां वो पानी पिएंगे पहाड़, तो क्या होगा? भूस्खलन होगा। दूसरा क्या बोला उन्होंने? कृषि जो है वो नदी घाटियों तक सीमित रहे और कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित हो। अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में कृषि कार्य करने से क्या होगा? दिक्कत हो सकती है, भूस्खलन हो सकता है। और क्या बोला उन्होंने? वृहद स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा दिया जाए, जल बहाव को कम करने के लिए बांध का निर्माण किया जाए, स्थानांतरित कृषि ना हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? झूम खेती। कि यहाँ आग लगाई जंगल में, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में होती है ना, जैसे जंगल है इसमें आग लगाई, खेती कर दी, अब फिर आगे बढ़े, फिर दूसरे जंगल में आग वो पुरानी वाली छोड़ दी, तो जंगल भी बर्बाद कर दिया अपने खाने के चक्कर में आपने। क्या अब उस जंगल को उगने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, आग लगाते हो झूम खेती में। वो नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह क्या होनी चाहिए? सीढ़ीनुमा खेत बनाकर खेती की जाए। ठीक है जी। फिर आता है आकाशीय बिजली, कारण एवं उपाय। आकाशीय बिजली क्या होती है? तो मानसून के दस्तक के साथ ही यदाकदा आकाशीय बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। सभी प्राकृतिक आपदाओं में आकाशीय बिजली एक ऐसी आपदा है जिसमें सर्वाधिक धन धन की हानि होती है। इसी कारण यह भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा मानी जाती है। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा आकाशीय बिजली को माना जाता है कि 2001 से 2014 के बीच प्राकृतिक आपदाओं में हुई कुल मौतों का लगभग 40% मौतें सिर्फ आकाशीय बिजली से हुई है। किससे हुई है? 2005 के बाद हर साल बिजली गिरने से 2000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। वहीं 2016 में तो बिजली गिरने से 3315 लोगों की जान चली गई। 2018 में प्राकृतिक आपदाओं में कुल 6891 लोगों की मौतें हुई, जिसमें 2357
अर्थात 34% मौतें सिर्फ आकाशीय बिजली गिरने से हुई। इस आपदा में इंसानों की मौत के साथ पशुओं की भी मौत होती है। हरे पेड़ पौधे भवन आदि भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो भैया कुछ चीजें हैं, 2-3 चीजें जीवन में बांध के रख लो कि जब तूफान चल रहा हो तो एक जगह पर एक शेल्टर ढूंढ लो। शेल्टर भी ऐसा होना चाहिए कि जहां पर ये नहीं कि पेड़ के नीचे खड़े हो गए, पता चला क्या पेड़ ही आपके ऊपर क्या हो गया। खुले स्थान पर एक जगह पर गाड़ी रोककर या जो भी आपके पास है, स्कूटी वगैरह, साइकिल वाइकिल, वो सब रोककर वहां पे खड़े हो जाए। दूसरा, जब बारिश हो रही होती है, आसमान क्या हो रहा होता है, बिजली चमक रही होती है, उस समय भी क्या करो, आप एक स्थान पर रुक जाओ। कार में बिजली गिरेगी तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अंदर बैठने वालों को कुछ नहीं होगा, शीशे बंद हो, कुछ नहीं होगा, है ना। फिजिक्स में पढ़े थे इंटर में, 12वीं में, एक अगर हॉलो क्या है, सर्किल है, तो उसके अंदर क्या होगा बिजली का प्रभाव। अगर बिजली गिरती है कार में, शीशे बंद हैं, तो कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है, अर्थिंग मिल जाएगी उसको। लेकिन अगर पेड़ के नीचे खड़े हो और पेड़ भी अगर चीड़ का है, तो संभावना है कि गिरेगी बिजली इस पर। या जो तैलीय वृक्ष जो होते हैं आपके, तो मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ कि कभी पहाड़ों में हो और बिजली कड़क रही हो तो पेड़ों के नीचे मत खड़े होना, ठीक है। अब बाकी तो फिर ऊपर वाले की मर्जी है, खुले स्थान पर भी गिरा सकता है, जब जाना होगा तो क्या, ठीक है जी। तो आकाशीय बिजली जैसे आम जन की भाषा में, मैंने ये डेटा बता दिया आपको, इस आपदा से इंसानों की मौत के साथ साथ पशुओं की भी मौत होती है और हरे पेड़ पौधे भवन आदि भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है ऊपर, तड़ित चालक बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, यानी जब आप बड़े भवन का निर्माण करते हैं, बड़े छोटे जो भी कर रहे हैं, उसमें अर्थिंग जरूर देनी चाहिए। तो जो बड़े भवन होते हैं उसके ऊपर देखा होगा आपने, एक तड़ित चालक लगा होता है, लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं उसको, उससे तार होती है, नीचे खड्डा खोदा जाता है, वहां कोयला, कॉपर की प्लेट, पता नहीं क्या क्या, नमक वमक सब डाला जाता है उसमें। तो अगर उस बिल्डिंग पे बिजली गिरेगी तो उस लाइटनिंग कंडक्टर पे गिरती है और फिर वो अर्थ ले लेता है ना, तो उस बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचता है। जैसे बुर्ज खलीफा है, तो बुर्ज खलीफा के ऊपर एक एंटीना देखा होगा आपने, तो आपको लगता होगा कि ये क्या शो के लिए है, तो शो के लिए नहीं है, वो किस चीज के लिए है, तड़ित चालक। आकाशीय बिजली, जिसे आमजन की भाषा में बिजली गिरना कहा जाता है, जिसका प्रमुख कारण बादलों में विद्युत आवेश का उत्पन्न होना है। बादल वाष्प के संघनित रूप होते हैं, संघनन बोलते हैं, कंडेंसेशन है, संघनित रूप हैं। ये ऊपर जाकर संघनित होकर बर्फ के टुकड़ों का रूप ले लेते हैं। छोटे टुकड़े ऊपर और बड़े टुकड़े नीचे की ओर आते हैं। इनसे आपस में घर्षण से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। बादल की ऊपरी परत धनात्मक और निचली परत ऋणात्मक रूप पर से चार्ज हो जाती है। इन दोनों परतों के बीच एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे एक कंडक्टर की तलाश होती है। धरातल पर स्थित विभिन्न कंडक्टर उसे आकर्षित करते हैं और वह उसमें प्रवाहित होने लगती है। इसी प्रक्रिया को आकाशीय बिजली का गिरना कहा जाता है। क्या कहते हैं? आकाशीय बिजली के कई प्रकार होते हैं। जैसे एक होता है इंट्रा क्लाउड, यह पूर्णतः बादलों के अंदर होता है। दूसरा होता है क्लाउड टू क्लाउड, यह दो या दो से अधिक बादलों के बीच उत्पन्न होता है। तीसरा होता है क्लाउड टू ग्राउंड, यह बादलों और धरातल के बीच उत्पन्न होता है। ये वाला खतरनाक होता है हमारे लिए। कौन सा? क्लाउड टू ग्राउंड। एक होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यह ऊपरी उठती वायु धाराओं के भीतर उत्पन्न होता है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मुझे लगता है यूपीएससी को ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए। ये बिजलियों के प्रकार। बिजली गिरने की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। बर्कले विश्वविद्यालय के 2014 के एक अध्ययन के अनुसार वैश्विक तापमान में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में 12% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की? कभी आप जाएंगे, पंच केदारों में से एक केदार है तुंगनाथ। तुंगनाथ जब आप जा रहे होंगे तो नीचे बनियाकुंड एक जगह मिलेगी, वहां चीड़ के बड़े बड़े वृक्ष दिखेंगे, वो आपको खोखले दिखेंगे। क्या दिखेंगे? और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूं। तब भी वो खोखले थे, तब भी वहां बिजलियां गिरती थी। और वहां कोई क्या नहीं था, कोई टेम्परेचर मतलब आवत जावत थी नहीं। एक गाड़ी चलती थी, उसका नाम भी भूख हड़ताल था। भूख हड़ताल मतलब रुकती नहीं है ना वो गाड़ी, इसलिए उसका नाम है भूख हड़ताल। ठीक किसी जमाने में। अब तो लोग अपने उससे जा रहे हैं साधनों से, ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन फिर भी क्या बिजली गिरती थी भाई।
तो ये बोल रहा है कि वैश्विक तापमान के प्रति 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में 12% की वृद्धि हुई है। तापमान में ऐसे ही वृद्धि होती रही तो इस सदी के अंत तक बिजली गिरने की घटनाओं में लगभग 50% तक वृद्धि हो जाएगी। आकाशीय बिजली की घटनाओं को रोका तो नहीं जा सकता क्योंकि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, परंतु इस दर को बढ़ाने वाले मानव जनित कारकों को कम कर घटनाओं में वृद्धि दर को कम किया जा सकता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण करना। अगर भाई 50% वृद्धि हो गई फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो हमें भी लाइटनिंग कंडक्टर वाले वो पहन के चलने पड़ेंगे कैप, हाँ, अर्थिंग देनी पड़ेगी क्या, फिर बरसात में छाता हो ना हो लेकिन क्या लेना पड़ेगा, हाँ, लाइटनिंग कंडक्टर लगाने पड़ेंगे फिर अपने सिर पे। चलो जी, मजाक कर रहा हूँ, सेंस ऑफ ह्यूमर मेरे ख्याल से कुछ लोग हंसी नहीं रहे हैं तो खत्म हो चुका है, पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा पढ़ाई हो गई है। चलो, जैसे ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण करना, हालांकि आपदा राहत नीति में आकाशीय बिजली को आपदा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, फिर भी इसकी भयावहता को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिससे पूर्व सूचना और बचाव के प्रयास किए जा सके। पहली बार क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल जैसी एक गैर लाभकारी संगठन जिसने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ मिलकर 2019 में बिजली गिरने संबंधी घटनाओं पर एक रिपोर्ट जारी की है। बिजली गिरने से होने वाली क्षति को प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का विकास कर जागरूकता फैलाकर कम किया जा सकता है। इस क्लाउड लाइटिंग स्ट्राइक के अध्ययन से बिजली गिरने की घटना की 30-40 मिनट पहले भविष्यवाणी की जा सकती है। एनडीआरएफ द्वारा जारी एक वीडियो में बचाव संबंधी विभिन्न उपायों का उल्लेख किया गया है। एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है ना, एक ऐसे हमारी एसडीआरएफ होती है स्टेट की, एनडीआरएफ होती है देश की, एसडीआरएफ होती है स्टेट की। तो जब स्टेट में कहीं पर भी कोई दुर्घटना होती है तो एसडीआरएफ भेजी जाती है, जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो एनडीआरएफ को बुलाया जाता है। ठीक है भाई। बिजली गिरने की घटना से होने वाली क्षति को कुछ उपायों से न्यूनतम किया जा सकता है। नंबर 1, इमारतों, घरों आदि में तड़ित चालक लगाना अनिवार्य करना चाहिए। नंबर 2, आकाशीय बिजली को प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल कर बच्चों को भी इससे अवगत कराना चाहिए। तीसरा, बरसात और तूफान के समय घर के अंदर रहना चाहिए। यदि बाहर हैं तो हरे पेड़, धातु के खंभे आदि से दूर रहें। समूह में हैं तो एक दूसरे से हाथ पकड़ कर ना चलें। छतरी को दूर रखें। कार व वाहन का शीशा बंद कर दें। छतरी को क्या करना भाई, वरना छतरी के ऊपर गिरेगी वो, और हाथ पकड़कर चलेंगे तो एक पे गिरेगी, 5 लोग हाथ पकड़ के चल रहे तो पांचों रोस्टेड, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तंदूर से निकला हुआ जैसा आदमी व्यक्ति होता है वैसे हो जाएंगे सब रोस्ट। किससे? आकाशीय बिजली से। इसलिए बोला गया हाथ पकड़ कर ना चलें। दूसरा, छतरी को दूर रखें। भीग जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अगला, कार और वाहन के शीशे बंद रखें। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, मोबाइल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर के सभी विद्युत उपकरणों को स्विच ऑफ करके उसके प्लग निकाल देने चाहिए। कुछ लोग बरसात में उसके नीचे खड़े होकर पेड़ के नीचे क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो वो अट्रैक्ट करता है किसको? मैंने आपको बता दिया, क्योंकि क्या है ये बादलों के बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है, क्लाउड टू ग्राउंड पर जहां उसको दिखा, अट्रैक्ट किया उस चार्ज को, इलेक्ट्रिसिटी को, उस पर होगा। इसलिए मोबाइल बंद कर दें उस समय, किस समय? जब बिजली कड़क रही होती है। टीवी टूवी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं उनको बंद कर देना चाहिए। ठीक है। घर के बाहर रहने पर बिजली चमकते समय कान पर हाथ लगा देना चाहिए। दोनों एड़ी सटाकर उकड़ू बैठ जाना चाहिए। उकड़ू समझते हैं? नीचे। बिजली गिरने की सर्वाधिक संभावना दोपहर में होती है, अतः इस समय अधिक सचेत रहें। इन उपायों को अपनाकर बिजली गिरने की घटनाओं की भीषण आपदा बनने से रोका जा सकता है। इस संबंध में तीव्र झंझावत वाले क्षेत्रों में अधिक ध्यान देकर श्रेयस्कर होगा। यह स्थानीय प्रशासन को आम जनों के साथ कार्य करना समीचीन होगा। अब आप लोगों का इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आपने नहीं देखे हैं। हम लोगों ने देखे हैं, ऐसे लोग देखे हैं कि उनके गांव के गांव जल गए। किसकी वजह से? बिजली गिरने की घटना से। मेरे ख्याल से उत्तरकाशी और जौनसार वाला जो क्षेत्र है वहां पर लकड़ी के मकान होते हैं। बिजली गिरी, एक उस पर आग लगी, उससे पूरे
अगल बगल के जितने भी वो क्या होंगे, आकाशीय बिजली से कई लोग क्या हो गए, उसमें मर गए। ठीक है। और जो सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है, मुर्गा व्यवसायी जो होते हैं, जो ये जिनका फार्म होते हैं ना, मुर्गा पालन फार्म होते हैं, क्योंकि जो चूजे होते हैं, जैसे ही बिजली गिरती है, बिजली कड़की 20 चूजों में से 10 मर जाते हैं। इसलिए बोला जाता है चिकन हार्टेड। क्या बोला जाता है? चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड मतलब इतना कमजोर दिल है कि बिजली ऊपर चमकी और 10 क्या खत्म। नहीं आया समझ में? तो पता चला आपने कुक्कुट फार्म ऐसी जगह पे लगाया जहां बिजलियां क्या होती हैं, गिरती है ना। भूटान में बहुत बिजली गिरती है, चचलू होते हैं वहां के लोग, बार बार ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे, क्योंकि बचपन में जब से पैदा हुए तब से बिजली गिरते हुए सुन रहे, तो बार बार क्या होता है उनको, चचलू समझते हैं, चचलाना। हाँ ऐसे, हाँ जी, झटके जिसे बोलते हैं। कारण क्या है कि वो बिजलियां बचपन जब छोटा बच्चा था तब से सुन रहा है वो, जितनी बार हो रहा उतनी बार क्या हो रहा है। तो भूटान लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है किसको, भूटान में। थंडरबोल्ट बोलते हैं इस बिजली को। क्या बोलते हैं? थंडरबोल्ट। और फिर एक बियर कंपनी ने नाम रखा अपनी बियर का, थंडरबोल्ट। नहीं आया समझ में? हाँ, बिजली जैसी शक्ति आ जाती है उसके बाद। इसको बोलते हैं लोगों को क्या करना, भ्रमित करना। किसके द्वारा? नाम के द्वारा और प्रचार के द्वारा। अगला है कि पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की घटनाओं के प्राय होते रहने का क्या कारण है? तो हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं बारंबार देखने को मिलती हैं, जबकि पश्चिमी घाट में यह घटना बहुत कम होती है। हिमालयी क्षेत्र में इसके अधिक होने के पीछे प्राकृतिक और मानवीय कारण है। वस्तुतः पश्चिमी घाट अधिक प्राचीन, अधिक कठोर, स्थिर और परिपक्व अवस्था में है, जबकि हिमालय पर्वत एक युवा मोड़दार पर्वत है जिसका उत्थान अभी भी हो रहा है। यह पश्चिमी घाट की अपेक्षा तरुण, दुर्बल और लचीला है, जो बहिर्जनिक एवं अंतर्जनिक, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की अंतःक्रिया से प्रभावित है, जो भूस्खलन का कारण बनता है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई भी पश्चिमी घाट से अधिक है तथा हिमालय के तीव्र ढालों की हिमालय में तीव्र ढालों की बहुलता भी है, जहां वर्षा, बादल फटने, नदियों के तीव्र प्रवाह, ग्लेशियरों की उपस्थिति और उनके गतिमान होने से भूस्खलन की संभावना बनी रहती है। हिमालय क्षेत्र में नित्यवाही नदियों की उपस्थिति से अनेक जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण हुआ है। साथ ही सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के कारण सड़कों का भी निर्माण किया गया है। पर्यटन के लिए पश्चिमी घाट से अधिक अनुकूल होने के कारण बड़े बड़े होटलों का भी निर्माण किया गया है। इन सब निर्माण कार्यों से चट्टानों की प्राकृतिक संगठन प्रभावित हुए हैं, चट्टानें ढीली हुई हैं, जिससे भूस्खलन की घटना अधिक होती है। इन निर्माण कार्यों के दौरान वन विनाशन भी हुआ है, जो कि चट्टानों को प्राकृतिक संरक्षण उपलब्ध कराते हैं, जिससे वे असुरक्षित हुई है, तथा साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी प्रतिरोधकता भी प्रभावित हुई है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन ज्यादा होते हैं। आईएएस 2013 में भी पूछा गया, आईएएस 2017 में भी पूछा गया मेंस में। समझ में आया? क्या समझ में आया? अनेक जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण हुआ है, साथ ही सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ऑल वेदर रोड है। ऑल वेदर रोड, कितने पेड़ काटे गए, कितने पेड़ काटे गए आप समझ सकते हो? आप सोच भी नहीं सकते कितने पेड़ काटे गए, हम लोगों ने देखे आते जाते। फिर उसके बाद अगर आप आंकड़ा निकालें तो इस ऑल वेदर रोड पर अब तक कितने लोग मर चुके हैं, कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। क्योंकि जब आप खोदेंगे तो फिर वो नया पैच मिल गया किसको, अब जब 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 बारिश होगी तब तब क्या होगा, वहां से गिरेंगी चट्टानें, ढीली होंगी और क्या होंगी, गिरेंगी। और वो तब तक गिरेंगी जब तक कि वनस्पति अपनी जड़ से ना पकड़ ले उसको, जब तक वनस्पति नहीं जम जाती वहां पर वनस्पतियां। और जब तक वो जमेंगी, तो बोला था 4 लेन बना रहे हैं, मेरे ख्याल से 4 लेन तो बनी नहीं, क्योंकि 4 लेन के लिए और ज्यादा क्या करना पड़ रहा था, काटना पड़ रहा था। जब तक वो बनेंगी तब तक ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाएगा, अब फिर बोलेंगे कि अब जी 8 लेन 6 लेन बनाओ, फिर 8 लेन बनाओ। तो कायदे से एक ही बार में कर देते भाई, जब करना ही था तो। और उन्हीं क्षेत्रों पर किया आपने जिन जो रोडें थी, नए मार्ग खोजने चाहिए थे ना, क्या करने चाहिए थे, नए मार्ग खोजते। लेकिन फिर उससे एक नुकसान होता कि जो पुराने नगर बसे हुए हैं वो बर्बाद हो जाते। क्या हो जाते? नए मार्गों की खोज से ये दिक्कत होती है।
आपके ऊपर से जब रोड चली जाएगी तो नीचे की स्थिति वही हो जाएगी जो कीर्ति नगर की होगी। एक जमाना था जब कीर्ति नगर के बीच में से होकर क्या क्या जाती थी, गाड़ियां जाया करती थी, बड़ा बढ़िया मार्केट था जिसे बोलते हैं। तो सरकार ने कहा भैया आगे मत बढ़ाओ, सब आगे बढ़ाते रहे दुकानें, तो एक टाइम ऐसा आया कि एक ही बस जा सकती थी। तो क्या किया सरकार ने कि एक पुल बना दिया कीर्ति नगर से पहले, उस मार्केट से पहले। अब ऐसे करके चलते हैं सब। वो बाजार क्या हो गया, समझ में आ गया आपके? इसके बाद करेंगे हम आपदा प्रबंधन। क्या करेंगे? आपदा प्रबंधन। इसको रोक दो।